नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन और कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे कि क्रॉप्स के बारे में और क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं इन सब के बारे में देखा है। आज का हमारा टॉपिक जो है आगे जो चल रहा है वो सोविंग है, यानी कि जो सीड्स हैं उनकी किस तरह से रोपाई होती है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। सोविंग के बारे में, जिसको आपको मैंने बताया था कि सोविंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। सोविंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम बुआई नहीं करेंगे बीजों की तो प्रोडक्शन कैसे ले पाएंगे। तो बिफोर बोविंग यानी मतलब बिफोर सोविंग मतलब बुआई करने से पहले क्या होता है कि अपने को अच्छी क्वालिटी के और क्लीन और हेल्दी सीड्स चाहिए और अच्छी वैरायटी के होनी चाहिए। ये सिलेक्शन करना पड़ता है, तभी जाके क्या अच्छी जो अपने को प्रोडक्शन मिल पाएगा। फार्मर्स प्रीफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो फार्मर्स हैं उनको किस तरह के जो बीज हैं वो चूज करते हैं जो हाई यील्ड वाले होते हैं। हाई यील्ड मतलब जिनसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सेलेक्शन ऑफ सीड्स का जो है सिलेक्शन कैसे होता है। अब जो है पहली क्या करी कि वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. पहली क्या कह रही कि मैंने मेरी मदर को जो है मम्मी को ग्राम के सीड्स थे यानी चने के सीड्स थे उनको एक वेसल्स में रखते हुए देखा और उसमें उन्होंने पानी डाला। जब पानी डाला तो कुछ मिनट बाद क्या होता है कि कुछ सीड्स जो हैं यानी फ्लोट करने लग जाते हैं, उसमें तैरने लग जाते हैं। तो ये देख करके वो उसको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों होता है, ये फ्लोट क्यों कर रहे हैं ये जो सीड्स हैं ग्राम के। एक्टिविटी 1.1 टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। एक बीकर लेना आपको, उसको फिल करना है हाफ ऑफ वाटर से एंड उसमें क्या करना है वीट के सीड्स जो हैं लेने हैं और उनको स्टीर करना अच्छी तरह से और कुछ टाइम के लिए वेट करना है। बच्चों आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है। अभी आपका थोड़ा सा है जो समझने में, ये अंडरस्टैंडिंग बैठाने में टाइम लगेगा, इसलिए एक बार जब समझना शुरू हो जाओगे आप अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी तो फिर अपन थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे तो फास्ट चलेंगे। तो अभी शुरू में मैं चाहता हूँ कि आपके अच्छे तरीके से ये एक बार समझ में आए, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या सीड्स जो हैं वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं यानी तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तो वो जो हैं तैर रहे हैं ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो जो लाइटर हैं या उनसे हैवियर हैं जो सिंक कर रहे हैं यानी नीचे जो बैठे हुए हैं उनसे लाइटर हैं कि या हैवियर हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, वे लाइटर क्यों हैं। डैमेज सीड्स बिकम hollow and are thus lighter, therefore they float on water। तो जो डैमेज सीड्स हैं या होलो हैं जिनमें छिद्र हैं तो वो इस तरह के जो सीड्स हैं वो क्या है ऊपर मतलब तैरने लग जाते हैं क्योंकि लाइटर हल्के हो जाते हैं वो। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। तो ये जो तरीका है ये अच्छा मेथड है किसका, जो अच्छे और हेल्दी और सीड्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, जो डैमेज होते हैं उनसे अलग करने के लिए। बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोविंग सीड्स। सोविंग करने से पहले यानी बुआई करने से पहले इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो है कि हमें कौन से टूल्स यूज में लेने हैं उनके बारे में हमें को जानकारी होनी चाहिए कि सीड्स को किन किन टूल्स के थ्रू हमें बुआई करनी है। तो इसमें क्या है कि देखो दो तरह के टूल्स होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं और एक अभी जो साइंटिफिक टूल्स अभी जो यूज़ में मॉडर्न टाइम में यूज आ रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली for sowing seeds is
सेफ्ट लाइक ए फनल। तो जो सेफ्ट लाइक जो फनल लाइक जो आपको दिख रहा है, जो दो फार्मर्स हैं, इन दोनों फार्मर्स के बीच में एक फनल टाइप का एक लंबा सा दिख रहा होगा। तो इस तरह का जो है टूल्स यूज करते थे जिससे कि सीड्स को जो सोइल में डाला जाता है। क्या है, ये बेल जैसे चलते जाते हैं और ये साथ में ये भी इसके जो प्लो है, हल है, इसमें लगा रहता है, अटैच रहता है। तो ये भी इसके साथ साथ चलता रहता है और ये जो फार्मर है इसमें धीरे धीरे जो सीड्स हैं उसमें डालते जाते हैं। तो इस तरह से वो मिट्टी में दबते हुए जाते हैं। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. तो इस तरह से ये जो डालते जाते हैं और नीचे क्या है कि वो अलग अलग वो लगे हुए होते हैं, तो उसके थ्रू वो मिट्टी में दबते रहते हैं नीचे और ये आगे चलता रहता है। तो इस तरह से जो है सीड्स को मिट्टी में दबाया जाता है, प्लेस किया जाता है। अब ये आप देखोगे कि सीड ड्रिल है, दिख रही है आपको, ये जो है सीड ड्रिल है ये। तो ये जैसे आयरन की इनकी होती है जो ट्रैक्टर के थ्रू यूज़ में ली जाती है, जिससे कि मिट्टी को लूज किया जाता है और सीड्स को इसमें जो है ज़मीन में दबाया जाता है। तो सीड ड्रिल के नाउ डेज द सीड ड्रिल इन फिगर 1.2 में जो दिखाई हुई है इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो ये ट्रैक्टर के साथ ऐसे इसको जो है बोवाई में काम में ले जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो ये जो होती है इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे होती हैं सारी जो हल हैं अलग अलग। तो सीड्स को इनको दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ। तो इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे इसके थ्रू सीड्स को जो है मिट्टी में दबाया जाता है। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोविंग। दिस प्रोटेक्ट सीड्स from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो इस तरह से जो है इसके द्वारा जो दबाया जाता है तो ये प्रोटेक्ट करती है जो बर्ड्स हैं उनके, क्योंकि अगर ऊपर मिट्टी के ऊपर रह जाएंगे सीड्स तो उनको क्या जो बर्ड्स हैं वो खा जाएंगे, तो उससे बचाती है, मिट्टी में दबा देती है। साथ ही ये क्या करती है कि जो टाइम और लेबर का भी सेव करती है। अब बूजो क्या बोल रहा है कि देर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लिटिल लाइक दिस। तो बूजो कह रहा है कि मेरे स्कूल के पास में क्या है नर्सरी आप पता होगा ना बच्चों, बच्चों वाली नर्सरी नहीं, जो प्लांट्स होते हैं उनकी नर्सरी होती है जहाँ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो वहाँ पे ये जो है इसने देखा है कि वहाँ पे जो है प्लांट्स को छोटे छोटे बैग्स के अंदर रखा जाता है। तो ये कह रहा है कि इस तरह से इनको क्यों रखा जाता है। तो पहली कह रहे हैं कि सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। तो जो पहली है उनको जवाब देती है कि जो पेडी का प्लांट होता है उनको जो है ग्रोन करने से पहले इनको नर्सरी के अंदर ही ग्रोन किया जाता है। नर्सरी में इनको बोया जाता है, ये उगाया जाता है। उसके बाद इनको व्हेन दे ग्रोन इनटू सीडलिंग they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. तो इसके क्या बाद क्या होता है, जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, सीडिंग हो जाती है इनकी, तो उसके बाद इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है जो फील्ड है उसके अंदर मैनुअली हाथों से। जैसे कि कुछ जैसे हम भी घर पे जैसे फ्लोरिंग प्लांट्स या इस तरह के लाते हैं तो वो पैकिंग में आते हैं और उनको हम घर पे ला के लगाते हैं। तो वो क्या है नर्सरी के अंदर ही तैयार होके आते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. जो प्लांट्स की है ओवरक्राउडिंग होने के लिए उनको क्या किया जाता है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस के ऊपर लगाया जाता है। क्योंकि अगर ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगे प्लांट्स, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे और अच्छे से वो प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। तो ये अगर प्रॉपर क्वांटिटी में या प्रॉपर डिस्टेंस पे होंगे तो इनको क्या सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल पाएगा। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। और कभी कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं तो उनमें से कुछ प्लांट्स को क्या रिमूव कर दिया जाता है ताकि ओवरक्राउडिंग नहीं हो, यानी ज़्यादा नहीं हो। जिससे कि अगर ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा, सबको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पाएंगे और वो कमज़ोर रह जाएगी क्रॉप जो है। और अगर क्रॉप कमज़ोर रही तो उससे प्रोडक्शन भी कम ही हो पाएगा। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।
मैन्योर मतलब खाद और फर्टिलाइजर्स जो है उर्वरक। तो खाद और उर्वरक को सोइल में एडिंग करना है। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन आ गई है बच्चों, आपको बिल्कुल याद करने के लिए। तो जो सब्सटेंसेज हैं सोइल में, जो किसकी फॉर्म में हैं, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, जो हेल्दी प्लांट्स की हेल्दी ग्रोन के लिए ऐड किए जाते हैं सोइल में, उनको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब बुजो क्या कह रहा है कि आई सा ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो ये कह रहा है कि मैंने जो है हेल्दी क्रॉपिंग फार्म जो है उसमें हेल्दी क्रॉप्स जो है ग्रोन करते हुए देखा है, और जो नेबरिंग जो फार्म है उसके प्लांट्स जो हैं वीक हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो सम प्लांट्स हैं वो दूसरे प्लांट्स से अच्छी तरह से बेटर तरीके से क्यों ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो क्यों कर रहे हैं आपके समझ में आया होगा, क्योंकि जब अगर मैन्योर और फर्टिलाइजर से प्रॉपर डालेंगे हम तभी वो ग्रो कर पाएंगे, अगर ये नहीं डालेंगे तो नहीं कर पाएंगे। सोइल सप्लीमेंट्स मिनरल्स nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crops after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. जो सोइल है उसमें क्या होता है कि मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की है सप्लाई, क्रॉप जो प्लांट्स होते हैं उसको मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है कहाँ से, सोइल से। अगर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये क्या होते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। और कुछ एरियाज में क्या होता है, फार्मर जो होते हैं क्रॉप जो है एक के बाद एक क्रॉप्स फील्ड में लेते रहते हैं, और वे जो हैं उनको कभी भी उसको मतलब जो फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते, हमेशा उसमें कल्टीवेशन एक के बाद एक क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है उनका क्या होगा, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट हैपन न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, क्योंकि बार बार अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं, बार बार फसलें उगा रहे हैं, तो आप सोच सकते हो क्या होगा। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो बार बार जो है कंटिन्यूस कल्टीवेशन क्या होता है क्रॉप्स का, सोइल जो है उसमें पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. तो जो ऐड करने की मैन्योर को जो है ऐड करने की प्रोसेस है उसको मतलब फील्ड में रिप्लेसमेंट करने की जो सॉइल में प्रोसेस है उसको बोलते हैं मैन्यूरिंग। इम्प्रोपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। और जो इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट खाद डालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, प्लांट्स जो है वीक हो जाएंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्टेड। जो मैन्योर जो है वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, एनिमल्स और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनसे जो है उनके डिकम्पोजिशन, प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से जो है खाद बन जाती है, मतलब सड़ गल के जो खाद बन जाती है। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स और एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इनको प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसको एक पिट में, ओपन एरिया में, प्लेस में वहाँ पे डालते हैं और उसको जो है डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये मतलब काफ़ी टाइम तक जैसे पड़ा रहेगा तो अपने आप सड़ गल जाता है। The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used in organic manure. तो ये जो पड़ा हुआ जो होता है तो वो क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसकी वजह से वो डिकम्पोज जाते हैं, वो खा पी करके उसको नष्ट कर देते हैं और खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो डिकम्पोज मैटर होता है ये ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में, मतलब ऑर्गेनिक खाद के रूप में, जैविक खाद के रूप में यूज़ में लिया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो क्लास 6 में आपने जैसे एक वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में
पढ़ा है। वर्मी कंपोस्ट जो होते हैं वो वर्मी कल्चर वर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको खा करके चेंज कर देते हैं, इनमें मैन्योर में यानी खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक्टिविटी 1.2 है, इसमें क्या है, आपको मूंग या ग्राम के सीड लेना है और उसको टेक मूंग एंड ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, और उनको क्या करना है, जर्मिनेट करना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, और आपको उनमें से 3 इक्वल साइज़ के जो हैं सीडलिंग्स लेने हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, आपको 3 खाली ग्लास या जो है वेसल्स लेने हैं एक तरह के, मार्क दें और उनके ऊपर ABC नोट डाउन कर देना है। जो ग्लास A है उसमें थोड़ा सा सोइल मिक्सचर और थोड़ा सा लिटिल काउ डंक मैन्योर, यानी थोड़ा सा काऊ का जो है गोबर खाद वो डालना है और सोइल डालनी है। और ग्लास B है उसमें आपको उतनी ही अमाउंट में सोइल डालनी है और उसमें थोड़ा सा लिटिल यूरिया डालना है, यानी कुछ मात्रा में यूरिया डालना। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सोइल इन द ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। तो इस तरह से आपको 3 ग्लास लिए। पहले ग्लास जो है उसमें तो क्या लिया, कुछ सोइल ली और उसमें कुछ जो है गाय का खाद जो है, गोबर का खाद जो है वो डाला, मिक्स किया। दूसरे ग्लास में उतनी ही अमाउंट में आपने सोइल ली और उसमें यूरिया जो है, यूरिया खाद जो है फर्टिलाइज़र है वो मिक्स किया। और थर्ड जो है उसमें उतनी ही अमाउंट में जो है सोइल ली, लेकिन उसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो इस तरह से जो है ये डायग्राम, जिसे ये बच्चे हैं उसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसके बाद क्या करना है, नाउ पोवर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, और इक्वल क्वांटिटी में आपको उनमें वाटर डालना है। और इसको क्या करना है, सेफ प्लेस पे और रख देना है, और वाटर जो है उनमें डेली देना है। आफ्टर 7 to 10 डेज आपको ऑब्जर्व करना है इनकी ग्रोथ को, कि देखना है कि किसकी कितनी ग्रोथ हुई। तो इस तरह से इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो आप देखोगे कि जब आप 5-7 दिन बाद जब इनको देखोगे तो जो खाद डाली थी हमने वो ग्रो कर रहे हैं, जबकि जो खाद नहीं डाली थी वो कम ग्रो कर रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो इसी कारण से होती है कि इनमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। Did plants in all the glasses grown at the same place? Did plant in all the glasses grown in the same pace? तो आपने क्या ये जो सभी ग्लास हैं उनमें सारे जो हैं इनकी क्या सेम ग्रोथ होती है? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोन ऑफ प्लांट्स? तो इनमें से जो है कौन सा ग्लास जो है प्लांट्स के बेटर ग्रोन के लिए, यानी बेटर ग्रोथ कौन से प्लांट्स की, कौन से ग्लास के प्लांट्स की हुई है? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? कौन से ग्लास में जो है ग्रोथ हुई है वो फास्टेस्ट हुई है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizers are urea, ammonia, sulfate, sulfur, phosphate, potash, NPK. NPK क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो NPK की फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि NPK काफ़ी बार ये पूछा जाता है NPK क्या होते हैं या NPK की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो है डिफरेंट मैन्योर हमने या फर्टिलाइजर्स जो डाले हैं तो उसके वजह से ये सब हो रहा था। और ये फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, फास्फेट, पोटास, NPK, ये सब। ठीक है बच्चों। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पेडी एंड मेज। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये क्या करते हैं, फार्मर्स की हेल्प करते हैं अच्छी क्रॉप्स लेने के लिए, जैसे कि वीट, पेडी और मेज की जो क्रॉप्स होती है उनको अच्छी पैदावार हो, इसके लिए यूज में लिया जाता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सोइल हैज़ लेस फर्टाइल। लेकिन अगर इनका जो फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या कर देते हैं, जो सोइल है उसकी फर्टाइल जो है उसको कम कर देते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और जो वाटर पोल्यूशन का कारण भी बनते हैं। फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं, जैसे कि बारिश होती है तो बारिश में जो पानी है वो फील्ड से बह करके कहाँ जाता है,
किसी नदी में या अपने अंडरग्राउंड वाटर में, तो उसमें जो है वो मिक्स होके चले जाते हैं फर्टिलाइजर्स, और वो पोल्यूटेड कर देते हैं उस वाटर को। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो हमें क्या करना चाहिए कि इनकी जब दो क्रॉप्स की पैदावार लेने से पहले उनमें क्या होता है कि बीच में उसमें थोड़ा ब्रेक दे देना चाहिए या अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए उसको, मतलब बोने से। तो इस तरह से क्या उनको रेस्ट मिल जाएगा और वो एक तरह से रिच हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स में जो सोइल है। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो ये मैन्योर जो होते हैं, खाद जो होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉइल के जो टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करते हैं और वाटर को रिटेन करने की यानी सोखने की कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं, और ये जो है न्यूट्रिएंट्स को भी रिप्लेस करते हैं इसमें सॉइल में। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और दूसरा तरीका है जो न्यूट्रिएंट्स उनको रिप्लेस करने का सॉइल में, तो क्रॉप्स के रोटेशन के थ्रू। रोटेशन कैसे है, मतलब अलग अलग तरह की अलग अलग टाइम में क्रॉप्स को बोना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही एक क्रॉप हर साल हर ही टाइम वही बोते रहें, जैसे या तो वीट बो रहे हैं या ग्राउंडनट बो रहे हैं एक ही टाइम पे हर नेक्स्ट ईयर में। तो क्या तो क्रॉप्स को क्या रोटेट करते बदल बदल के बोने से क्या होता है, इससे भी न्यूट्रिएंट्स का जो है रिप्लेनिश होता है। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर इज नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रोन लेग्यूम्स एज फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इज़ द नेक्स्ट सीजन। नॉर्थ इंडिया में क्या होता था कि फार्मर जो है पहले एक सीजन में लेग्यूम क्रॉप्स को बोते थे और दूसरे टाइम में वीट बोते थे। दिस हेल्प्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। तो ये इस तरह से जो है क्रॉप रोटेशन है, उससे क्या होता है कि ये फार्मर्स को जो है नाइट्रोजन सॉइल में जो नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स को ये प्रैक्टिस जो अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करती है। इन दिस प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो आपने जैसे कि 6th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ा था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में होता है, और वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करता है, क्योंकि जो डायरेक्ट नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स उसको ले नहीं पाते, तो वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या नाइट्रेट में उसमें चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और वो जो है प्लांट्स रूट के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स के थ्रू उसको लेते हैं। तो इस तरह से वो यूज में होता है। अब इस टेबल में क्या है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स। फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स में जो है डिफरेंस दिखाया गया है कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्यूर क्या होते हैं। अब आपको जैसे कि समझ में आया होगा कि फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक और मैन्यूर मीन्स खाद, जो सड़ी गली पत्तियाँ गोबर की खाद जो होती है उसको बोलते हैं मैन्यूर। तो फर्स्ट क्या है, फर्टिलाइजर्स इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो ये मैन मेड होते हैं जो इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। ऐसे ही जो मैन्यूर है, मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिड्यूस। और जो मैन्यूर होता है वो नेचुरल सब्सटेंसेज होता है जो किससे प्राप्त होता है, जो कैटल डंग होता है या बफेलो या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका ये जो प्लांट्स का रिड्यूस होता है उसको डिकम्पोज होने के बाद में जो बनता है वो होता है। ऐसे ही सेकंड क्या है, फर्टिलाइजर्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, फैक्ट्रीज में। ऐसे मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और मैन्योर कहाँ पे, फील्ड में प्रोड्यूस किया जाता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस इन द सॉइल। फर्टिलाइजर्स जो है वो सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, जबकि मैन्योर क्या होते हैं वो लॉट ऑफ ह्यूमस सॉइल के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स हैं ये बहुत रिच होते हैं प्लांट्स के लिए, जैसे न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मैन्योर्स इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जबकि मैन्योर जो होते हैं, खाद जो होते हैं वो
रिलेटिवली जो फर्टिलाइजर्स हैं उनसे कम रिच होते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने में। तो इस तरह से आपने डिफरेंस देख लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में। और अब आगे चलते हैं हम, जो है टेबल 1.1 है वो इसके डिफरेंस जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के हैं। अब एडवांटेज क्या है मैन्योर के, तो वो देखते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, दिस इज़ बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं वो बेटर क्यों कंसिडर किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स, तो इसके कुछ रीजन्स हैं, तो वो देखते हैं। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, ये क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सोइल में उसको बढ़ा देते हैं, एनहेंस कर देते हैं। इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, और ये जो है सोइल के पोरस होते हैं, मतलब जो छिद्र होते हैं उनमें जो गैसेज का एक्सचेंज होता है उसको ईजी बना देते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये जो फार्मर्स फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल, और ये जो सोइल का टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से जो है इनके एडवांटेज हैं कि मैन्योर के, मतलब ऑर्गेनिक जो अपना फर्टिलाइजर है उससे ज़्यादा बेटर क्यों है, तो इसके ये रीजन है, एडवांटेज है, इस वजह से ये बेटर है। तो बच्चों आज के चैप्टर में हम बस इस पार्ट में इतना ही करेंगे। अब जो बाकी का है वो सेकंड पार्ट में करेंगे, इरिगेशन जो है सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो अभी इस केवल इसी में, तो आई थिंक आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।